पर मैं देखो क्या लिखा हुआ, निर्गत की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य। तो निर्गत की तिथि आपका क्या देखो 18 को, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद एवरीवन। टेक्नोलॉजी फेल हो गया क्या सुबह सुबह? टेक्नोलॉजिया। ओके, तो हम लोग जल्दी से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्लास में अप्रैल का हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा था ना, पढ़े थे ना हम लोग, तो अप्रैल का थोड़ा पढ़े हुए हैं, उसके आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सभी के पास पीडीएफ वगैरह कल बट गया था? नहीं तो कल कल आए थे, आए थे ना, नहीं आए तो भाई ये आप नहीं आए थे तो कहीं लिख करके लोगों ने रखा हुआ है, हटा दिया तुम लोग अपने से। हाँ लिखा हुआ है, एक बार ही दिया जाएगा, भविष्य के लिए सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन से लेना है। तो जो लोग आए हुए थे और अगर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ था पीडीएफ, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, संस्था की है। और जो लोग नहीं आए थे, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आप जो है रिक्वेस्ट कर लेना क्लास के बाद, अगर वो दे तो। मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट करना है। हाँ, किसी को देंगे नहीं, वो अधिकार नहीं है। लो इन लोग का समस्या सुन लो, लड़कियों को दे देता है, लड़कों को नहीं देता है। बैठ जाओ। देखो, अब इस बात से तो सहमत हो ना कि लड़कियों को सशक्त करना ज्यादा जरूरी है, इससे सहमत हो गए? तो अब लड़कियों को मिल गया आंसर, वो जो क्वेश्चन सीट था पीडीएफ, क्यों मिल गया ये कभी सोचे? क्यों मिल गया, मिला क्यों? अरे इन लोग ना जा करके बहुत ही आराम से बात करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, या और तुम लोग वहां पे जाके लड़ने लगते हो। कितने नंबर क्वेश्चन तक हुआ था? 20 तक। एक बार रिवाइज करोगे मेरे साथ? सही उत्तर क्या है देखो तो, जल्दी से बताना। इधर अब गप छोड़ो, इधर हेलो। अरे कितना गप, गप नहीं करना है। कितना सही उत्तर क्या है इसमें? सही उत्तर इसमें मतलब बाकी बाकी लोग मसाकी कासिगन, इसमें 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 2023, इसमें इसमें यहां से पढ़ना स्टार्ट। लेकिन आप लोग इधर देख करके आंसर कर दिए। स्वीट पोटैटो नहीं। चलिए तुम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और प्रश्न संख्या 21। ओके, चलो तो प्रश्न संख्या 21 में क्या लिखा हुआ है कि ICAR-CTCRI ये संस्था है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल में। कहां पे स्थित है ये? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित ये संस्था है। और उस संस्था के द्वारा डेवलप्ड न्यू बायो फोर्टिफाइड टू बूस्ट ट्राइबल फूड सिक्योरिटी, जनजातियों के खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इस संस्था ने पूछ रहा है कि नया बायो फोर्टिफाइड बनाया है, किस उत्पाद का, किस फसल का? तो सही उत्तर क्या है इसमें? स्वीट पोटैटो, शकरकंद। अच्छा, ये वर्ड जो यूज हुआ है बायो फोर्टिफाइड, क्या वर्ड यूज हुआ है? बायो फोर्टिफाइड। बायो फोर्टिफाइड बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जब किसी उत्पाद के, किसी प्रोडक्ट के न्यूट्रिशन को इनहेंस किया जाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? बायो फोर्टिफाइड। ये वर्ड ध्यान से याद रखोगे। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जो कोटा में चावल बंटता है, राशन दुकान में बंटता है ना, पीडीएस में, उसमें देखिएगा कभी कभी गवर्नमेंट ना जो राइस बांटती है वो बायो फोर्टिफाइड होता है, मतलब उस राइस में न्यूट्रिशन अधिक होता है। और क्या होता है कभी कभी कि गांव वाले लोग ऐसा चावल को जब धोते हैं ना लोग, तो एकदम ब्लैक, एकदम काला निकलता है उससे। और बहुत बार लोग ना कंप्लेन कर देते हैं, मतलब कौन रद्दी चावल ला के दे दिया है।
तो उनको अब उसमें पैकेट पे लिखा रहता है कि जो ये है बायो फोर्टिफाइड राइस है। तो आप समझ पा रहे हो विषय क्या है? बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जब उसकी पोषण को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बायो फोर्टिफाइड। तो अभी किस उत्पाद का पोषण बढ़ाया गया है? शकरकंद का, स्वीट पोटैटो का। अच्छा, स्वीट पोटैटो जो है ना, अभी अच्छा एक चीज आप नोटिस किए हो, मैं पिछले दिनों देख रहा था, मैंने कहा भाई एकदम सही मामला है। दो देश है, एक देश है मान लो यूएसए, और ऑब्वियसली एक देश हमारा कौन है? इंडिया। यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित देश है। हमारा कैसा है? डेवलपिंग है। डेवलपिंग का मतलब होता है कि ये देश अभी धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, यही ना है। और इसका मतलब क्या है कि इसको जहां तक बढ़ना था बढ़ चुका है, अब लगभग ये सस्टेन कर गया है, अब मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों देशों के फूड पैटर्न में आपको एक आपको दिखेगा, एक बदलाव दिखेगा। वो बदलाव ये है, डेवलप कंट्री अपने फूड पैटर्न को फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड टू फ्रेश फूड करते जा रहा है। पहले वो लोग क्या खाता था? ज्यादा प्रोसेस्ड फूड। अब क्या खाता है? फ्रेश फूड। और हम लोग जैसे जैसे अमीर हो रहे हैं, हम लोग अपना फूड पैटर्न को चेंज कर दे रहे हैं। हम लोग फ्रेश फूड से किधर जा रहे हैं? प्रोसेस फूड की तरफ। हमारे आज भी लोगों के लाइफ स्टाइल में क्या है? पिज्जा, बर्गर, चाट, चाउमीन, गुपचुप, मोमोज। और मोमोज का इतना वेराइटी बना दिया है लोगों ने कि चाइना वाला लोग भी कंफ्यूज है, ये मोमोज तो हम सिंपल बनाए थे, ये लोग तो एकदम भयानक कर दिया है। और उसमें तो हमको लगता है 4-5 वैरायटी तो मरीन ड्राइव वाला लोगों ने खुद ही बना दिया है। वो लोग अपने से पता नहीं क्या क्या करके बनाता है। और गंदी जो चीजें होती है ना, अनहेल्दी जो चीजें होती हैं, उसका सबसे बड़ा चीज है ना कि खाने में बड़ा टेस्टी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक के एक बार बोर्ड मेंबर्स आए हुए थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमेशा खाना अगर आप ना टेस्ट के लिए अगर खाते हो, स्वाद के लिए खाते हो, तो आप बीमार पड़ने के लिए तैयार रहो। खाना टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता है, खाना न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए खाया जाता है। किसके लिए खाना चाहिए? पोषण। लेकिन हम लोग प्रायोरिटी पे किसको रखते हैं? स्वाद को। हम लोगों का क्या मामला है? स्वाद का। शुगर बढ़े तो बढ़े चलेगा, हार्ट अटैक की समस्याएं हो तो हो चलेगा, बॉडी में अनहेल्दी फैट जमे तो जमे चलेगा, लेकिन भैया स्वाद पे लगाम नहीं लगाएंगे। और जीभ भी हम लोग कभी 9000 टाइप्स के टेस्ट को ये सेंस कर लेता है। 9,000 प्रकार का। नहीं तो हम लोग थोड़ा इस बात को भी इसे समझना कितना बड़ा है, तो आप इसका ध्यान रखोगे किधर से किधर। मैं इसलिए एग्जांपल दिया ना, अभी जो बाकी कंट्री है वहां पे स्वीट पोटैटो का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, काफी डिमांड है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया के मार्केट में तो दिखता भी नहीं है। स्वीट पोटैटो बाजार में बहुत कम दिखता है, बहुत कम। आगे बढ़ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को शुरू किया है? मतलब असम ने स्टार्ट किया है। इसने स्टार्ट किया है असम। सीएम का नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। नाम इनका क्या? हिमंता बिस्वा शर्मा। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उनके द्वारा इसका शुरुआत। महिला उद्यमिता अभियान में महिलाओं को 3 वर्षों तक मदद पहुंचाया जाएगा। जैसे पहला वर्ष है, फर्स्ट ईयर, पहला वर्ष महिलाओं को 10,000 का सहायता राशि 10 के। दूसरे साल में महिलाओं को मिलेगा 25,000 का सहायता राशि, और तीसरे वर्ष में महिलाओं को मिलेगा 50,000 का सहायता राशि। तो एक ऐसी योजना है जिसको अभी हाल ही में असम सरकार ने लॉन्च किया है। आप देखोगे ऐसी योजनाओं को मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में, थोड़ा ध्यान से देखोगे। जैसे यहीं पे एक योजना है, यहीं पे एक योजना है, एक योजना है मोइत्रा करके है, मोइन मोइत्रा करके, जिसमें लड़कियों को शिक्षा के लिए जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया सवाल था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, महिला उद्यमिता, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाला कहां पे स्टार्ट हुआ है? असम में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बताओ मित्र भूषण पुरस्कार मोदी जी को किसने दिया है? किसने दिया है? आप लोग पहले से पढ़े हुए थे? वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ओके, किसने दिया है? श्रीलंका। अच्छा, मोदी जी को इतना अवार्ड मिल गया है, इतना अवार्ड मिल गया है कि मतलब ये इनका 22वां अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है।
कितना अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है? 22वां। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी लास्ट 4-5 देशों का नाम बताओ जिन्होंने इनको अवार्ड दिया हुआ है, तो कौन कौन सा देश का नाम आप बताओगे? चलो, एक नाम आपने बताया मॉरिशस, दूसरा नाम बारबाडोस, दूसरा नाम क्या बोल रहे हो? बारबाडोस। उसके बाद एक है डोमिनिक गणराज्य, डोमिनिका, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका। उसके बाद एक तो हो गया अभी श्रीलंका, श्रीलंका। और इसके अलावा पिछले दिनों आपने सुना होगा रूस ने भी दिया था। इसके अलावा इजिप्ट ने भी दिया हुआ है, मिस्र ने भी दिया हुआ है, इजिप्ट ने भी दिया हुआ। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मोदी जी को अवार्ड दिया हुआ है। तो प्रयास करना, नाम एक बार जरूर याद रखना जो रिसेंट दिया है, मॉरिशस, बारबाडोस, डोमिनिका और श्रीलंका। तो इन देशों का नाम आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आप ही के बैच में क्वेश्चन था क्या कि सर मोदी जी को ये जो अवार्ड मिलता है उससे कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है, कि खाली अवार्ड मिलता है? अरे आप लोग पूछे थे कि नहीं तब? आप ही लोग पूछे थे, शाम वाला बैच में शायद पूछा था, शाम में कोई पूछा। तो देखिए, अगर मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है तो देश की छवि अच्छी हो रही है ना, देश के प्रति धारणाएं अच्छा हो रहा है, तो भारत को तो लाभ होगा ना, बहुत लाभ होता है, सम्मान बढ़ता है भारतीयों का। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या यूटीज कौन बन गया है आयुष्मान योजना को लागू करने वाला? तो साथियों इसे लागू करने वाला 34वां कौन था? 35वां कौन हो जाएगा? दिल्ली। राइट आंसर क्या है? दिल्ली। आपको ज्ञात है भारत में राज्यों की संख्या है 28, यूटीज की संख्या 8, टोटल 36। तो 36 में 35 में लागू हो गया है, अब केवल एक ही बचा है जहां लागू नहीं है, और वो कौन सा राज्य हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू है क्या? नहीं है। आयुष्मान योजना है क्या? नहीं। तो इस योजना के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप पहले से पढ़े हुए हो, एक बार ध्यान से समझना। अच्छा, आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जल्दी से इसे नोट कर लेना इवन, और अगर जान रहे हो तो बताना। इस लॉन्च हुआ है 2018 में, सितंबर 2028 में। इस योजना में 5 लाख रुपीज का पर एनम का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। वार्षिक क्या होता है इसमें? स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस जो इसमें दिया जाता है। कितने का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है बच्चे? 5 लाख। फिर इसमें पूछा जाता है कि क्या ये यूनिवर्सल है या केवल बीपीएल के लिए है? तो क्या हम लोग बोलते हैं? केवल बीपीएल के लिए। और इसमें एक जानकारी आपको अलग से रखनी है कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों 70 ईयर्स एंड ओल्ड, 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो लोग थे उनको भी आयुष्मान योजना में शामिल कर लिया है। पहले 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलता था? नहीं, अब योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब सोचो, सबसे ज्यादा बीमार कौन होता है? जो 70 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, वो सबसे ज्यादा बीमार है। तो पहले इस योजना में 70 वर्ष से उससे ज्यादा उम्र के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है कि नहीं, 70 ईयर्स एंड ऑल उसको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है? अगर आप एलिजिबल होंगे तो जरूर बना लेना, बहुत काम की योजना है ये। मतलब मैं आपको बताऊं, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट से ले रहे हो तो आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लगभग पर एनम इट्स अराउंड 10 to 12,000 पे करना होगा। और वो एज पे वेरी करता है, पता है ना कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो एज अधिक रहेगा तो प्रीमियम ज्यादा, एज कम है तो प्रीमियम कम। तो 10 से 12,000 रुपया देना है। और गवर्नमेंट के इस स्कीम में कितना पैसा देना होता है? 0, शून्य। तो काफी काम की योजना है। हाँ, और इसको बोला जाता है कि ये पूरी दुनिया का, केवल भारत का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज स्कीम है। इस धरती पे इतना बड़ा योजना नहीं है अभी तक। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025 में प्रमुख बंदरगाहों में कार्गो हैंडलिंग में नंबर 1 स्थान पर कौन है? कार्गो हैंडलिंग में, ये तो देख रहे हो शिप, इस शिप में क्या लगा हुआ भाई? कंटेनर लदे हुए, नहीं, और एक शिप में कई हजार कंटेनर लोड होता है, और उस कंटेनर में कई हजार टन जो होता है वो माल होता है, गुड्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं। तो सबसे ज्यादा वो कौन सा बंदरगाह है जहां से वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबसे ज्यादा हैंडल हुआ है? तो नंबर 1 कौन है इसमें? पारादीप। पारादीप जो है ये पहला नंबर पे है। पारादीप में 150+ मिलियन मीट्रिक टन जो है वो कार्गो हैंडलिंग हुआ है। दूसरे नंबर पे पूछेगा तो दीनदयाल पोर्ट,
और तीसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पारादीप ओडिशा। पारादीप किस तट पे है? ओडिशा। तो बेसिक क्वेश्चन होता है बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ, तो कहां हो जाएगा ये? ओडिशा के तट पे हो जाएगा। हाँ, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए कर देना। आगे प्रश्न है कि भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस में चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? देवमान्य सेन को बनाया गया है। ये जो संस्था है स्टूडेंट, ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित ये संस्था है और इस संस्था में अध्यक्ष के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? देवमाल्या सेन। माल्या को नाम देख के हम लोग को थोड़ा डर लग जाता है नहीं? अभी पॉडकास्ट भी लोगों ने कर दिया है। काश रावण के समय में भी पॉडकास्ट होता, वो भी आकर के बताता अपना कि क्यों सीता का हरण किया था। नहीं तो अभी देखते हो कैसे सिस्टम काम करता है। वो माल्या की पूरी कहानी पता क्या थी? वो अपने एम्प्लॉइज के पेमेंट को बंद कर दिया था और माल्या एकदम लेविश पूरा लग्जरी पार्टी करता था। तो भाई कंपनी तो डूबना स्वाभाविक थी। और अभी आपने पॉडकास्ट में सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने बातें करी, तो उससे आपको कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि ये तो बड़ा दूध का धुला हुआ आदमी भाई, ये तो साधु मानुष है इसको क्यों फंसा दिया गया? बहुत चीजें होती हैं, ऐसे नहीं होता है। और आप मतलब बिजनेस भारत में पहली बार माल्या थोड़ी कर रहे थे, और भी लोग कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए बिजनेस, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। और बैंकों का कितना 1000 करोड़ ले लिया लोग? 9000। अब माल्या को इंडिया में ट्वीट करना जुल्म कर दिया है। माल्या बेचारा एक ट्वीट करता है तो उसके पीछे 1 लाख ट्वीट होता है कि पैसा वापस करो SBI। इस क्वेश्चन का आंसर तो जान रहे हो आप लोग। पंबन ब्रिज का उद्घाटन। पंबन ब्रिज देश में पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है। कहां पे बना है ये? रामेश्वरम में। कहां पे बना था ये? रामेश्वरम में। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को प्रतिष्ठित फ्रेड डायरिंगटन बालू मास्टर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ऐसा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से बच्चे? ओडिशा। सुदर्शन पटनायक जो है आप इन्हें देख रहे हो, ये सैंड आर्टिस्ट है। एक कैसे हैं? बालू कलाकार हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, बालू कलाकार हैं। और आप कभी अगर उड़ीसा में पूरी तट में अगर आप जाओगे तो वहां पे इनकी कलाकारी देखे हो? वहां पे इनकी कलाकारी आपको दिखेगा। जब किसी खास ओकेजन होता है, मान लो प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो, या इंडिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत गई हो, या गणेश चतुर्थी है, तो ये क्या करते हैं? बालू से कलाकारी करके कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो नाम क्या उनका? सुदर्शन पटनायक। और सुदर्शन पटनायक को कौन सा अवार्ड मिल गया भाई? फ्रेड डायरिंगटन बालू मास्टर अवार्ड। इंडिया में पहली बार किसी को ये अवार्ड प्राप्त। अभी पिछले दिनों एक खबरों में थे, गणेश चतुर्थी के समय में इन्होंने गणेश जी की प्रतिमा बना दिया था 10 फीट का। और 10 फीट का प्रतिमा सिर्फ बालू से, कुछ नहीं यूज किया था उसमें। तो बहुत खबरों में रहे थे, बहुत शानदार आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है? नाम तो इन्हें देख के अनुमान लगा ही लिए, सही है, सैयद मोहसिन रजा नकवी। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है उनको 2 वर्षों के लिए चुना गया है। कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 2 वर्षों के लिए होंगे। और अभी ये प्रेजेंटली वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या है बच्चे? ये अध्यक्ष। आपको याद होगा इससे पहले जय शाह हुआ करते थे, नहीं? तो जय शाह तो अभी इनका प्रमोशन हो गया है, आईसीसी के चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बन गया, नहीं? तो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है ये होंगे एसीसी के अध्यक्ष। लिस्बन शहर का प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? तो साथियों लिस्बन तो पुर्तगाल में है, और लिस्बन शहर का जो की ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर? तो जुडिशियल कोऑपरेशन नेपाल के साथ। 150वीं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू असेंबली का बैठक कहां हुआ? ताशकंद में हुआ है, उज्बेकिस्तान में। कहां हुआ है भाई? ताशकंद में,
उज्बेकिस्तान की राजधानी में। और चूंकि ये पार्लियामेंट्री मीटिंग है तो इंडिया के तरफ से ओम बिरला इसमें शामिल हुए हैं। भारत के तरफ से इसमें कौन शामिल हुए हैं? ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर हैं ये, एक ऐसा स्पीकर जो बहुत कम बोलते हैं, नहीं? तो ओम बिरला जो है इसमें शामिल हुए। इसको कैसे याद रखोगे कि पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट के जो हमारे हेड हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। कितना दिन होता है? 15 डेज, 15 दिन। तो पूछ रहा है कि पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया गया था। इसका विषय क्या था, थीम क्या था, ये किस पे आधारित था? तो साथियों इसका थीम था बच्चे के जीवन का पहला 1000 दिन। बच्चे के जीवन का पहला कितना दिन? 1000 दिन। तो अभी आपको ज्ञात होगा कि भारत में जो चाइल्ड डेथ रेट है वो बहुत हाई होता है, नहीं? और वजह क्या होता है कि हमारे देश में बच्चों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो केयर मिलना चाहिए, देखभाल होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो ये जो पोषण पखवाड़ा मनाया गया था उसमें इसके केयर को लेकर के जो है जागरूकता फैलाने की बात हुई है कि बच्चों का शुरुआती 1000 दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, उसको लेकर के बातें। कई बार क्वेश्चन होगा ये स्टार्ट कब से हुआ था? 2018 से। प्रारंभ कब से हुआ है? 2018। फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये पोषण पखवाड़ा जो है कौन मनाता है, आयोजन कौन करता है? तो भाई बच्चों के संबंध में तो कौन करेगा? विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनता है? तो हर साल हेल्थ डे कब मनता है? 7 अप्रैल को। थीम जरूर याद रखोगे, थीम लिखा हुआ है हेल्दी बिगिनिंग्स ऑफ फुल फ्यूचर। ये जो हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है ये इसलिए ऑब्जर्व होता है क्योंकि 7 अप्रैल को ही 7 अप्रैल ईयर वाज 1948 जब WHO की स्थापना हुआ था। WHO क्या हुआ था? स्टैब्लिश किया गया था, उसी तारीख को मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, तो जिनेवा इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो जिस तारीख को WHO बना उसी तारीख को मनाया जाता है हेल्थ डे। उसकी एक एनिवर्सरी है, वर्षगांठ है, नहीं? और इस दिन लोगों को क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है हेल्दी रहने को लेकर के। और बोला जाता है कि भाई सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। अगर स्वस्थ नहीं हो तो फिर सारा धन क्या हो गया? बेकार। हमने आपको बोला ही है उदाहरण के लिए, आप लोग का यहाँ पे नजदीक में वॉक करने का पार्क कौन सा है? SK पुरी इज राइट। हाँ, वहां पे आप लोग सुबह कभी जाओगे तो देखना, वहां पे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो दादा चाचा टाइप के लोग हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाए हैं, लेकिन वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाए। और नहीं रख पाए तो क्या कहिए भाई, बेचारे जबरदस्ती आके पार्क में ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं जबरदस्ती, हा 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 हा। तो ये सब बड़ा गड़बड़। अच्छा, आप लोगों को देख के मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चा भी अकेले रहता है। अकेले नहीं रहना है, एक ऐसा दोस्त रखो जो तुमको हमेशा फुल चार्ज रखे। होता है कि नहीं होता? मेरा एक दोस्त था, उसका CGL में हो गया, चला गया उधर ऑफिसर बन के, तो हमको हमको फुल चार्ज रखता था। खूब मस्त लड़का था। हम आज तक एक भी मूवी जो है अकेले नहीं देखने गए हैं, न किसी के साथ। वो क्या था, एक नंबर का मूवी देखने वाला, मुझे टिकट कटा के मैसेज करता था। और वो इतना बदमाश था। मेरा ना एक बड़ा ऐसा आदत है ना कि मैं ना कोई भी काम जल्दी नहीं करता, एकदम टाइम पे करता हूँ। अगर 10 बजे है तो 10 बज के 2 मिनट में होगा, लेकिन 9:58 में नहीं होगा। एकदम शार्प टाइमिंग। तो उसको पता था मेरा, तो हमको ना आधा घंटा पहले का टाइमिंग बताता था। मान लो 4:30 से तुमको 4 बजे आ जाना, नहीं तो मैं अंदर घुस जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं, टिकट लेके जाना। तो बड़ा बदमाश। तो मुझे ये बाद में महसूस हुआ कि अच्छा लड़का था, तो नजदीक में जब था तो अच्छा नहीं था। हमको लगता था कि सबसे बेकार लड़का यही है। अब बहुत सारा दोस्तों में एक बड़ा अच्छा बात है, हम लोग वहां पे बहुत सारे ग्रामेटिकल वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे एडवर्ब एडजेक्टिव लगाते हैं, नहीं होता? अच्छा, दोस्त भी इतना थे थर बुरा नहीं मानता, वो भी मस्त। कोई बात नहीं, तो ये सब जरूर है दोस्त रखना। अच्छा, तो एक लड़का ऐसा भी होता है, वो कहीं पे महिला मित्र बना लिया तो सब दोस्त उस छोड़ देगा, ऐसा भी होता है, देखता है। देखो लड़का लोग क्या घोषणा किया, वो सुने, तो बोल रहे हैं कि वो दोस्ती के लायक नहीं है। भाई कितना खतरनाक है ये लोग। तो दोस्त का ये वाला बात बता दिए ना, तो अगर दोस्त कहीं साइड रहने लगा, समझ वो बिगड़ गया उसका।
उसमें भी कुछ खतरनाक दोस्त होता है, रिकॉर्डिंग करके उसके घर में भेज देता है कि तो बउआ आपका रात में 2-2 बजे तक तो हेल्थ बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने मुद्रा योजना सुना है? कौन सी योजना है ये? मुद्रा। कोई भी, जैसे मान लो आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आप बैंक में जाएंगे, लोन अप्लाई करोगे, तो कौन सा स्कीम उसके लिए है? मुद्रा योजना। मुद्रा योजना 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, और एक होता है तरुण। 3 टाइप का होता है। चलो पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है कि जो शिशु लोन होते हैं, कौन सा लोन है ये? शिशु लोन। इसमें अप टू 50,000 तक का लोन दिया जाता है। और किशोर लोन में कितना मिलता है? 50,000 टू 5 लाख। देखोगे शिशु ऋण में कितना दिया जाता है? 50,000 रुपया तक। और किशोर में कितना है? 50,000 से लेकर के 5 लाख तक। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है तरुण। तरुण जो लोन होता है, ऋण होता है, तरुण लोन, इसमें 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक दिया जाता है। और नया एक सेक्शन है, उसका नाम है तरुण प्लस। नाम क्या है इसका? तरुण। इसमें 10 लाख से लेकर के 50 लाख तक। तो एक दूसरा भी क्या हो गया? सही। तीसरा भी सही, लेकिन गलत। इसमें 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, बल्कि इसमें कितना होगा? 20 लाख होगा। कितना होगा? इसमें 20 लाख होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। और इसमें 50 के जगह कितना करना है? 20। अब आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अभी मुद्रा योजना ने अपना 10 वर्ष पूरा किया है। कितना वर्ष पूरा किया है? 10 वर्ष। 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने 10 वर्ष पूरा करने के अवसर पे मोदी जी ने एक नया फैसला लिया है। फैसला ये लिया है कि मुद्रा योजना का एक नया सेगमेंट लाया जाए। जैसे पहले क्या होता था, तरुण तक 10 लाख ऋण मिलता था ना, तो सरकार ने एक नया सेक्शन और ले आया। नाम क्या है इसका? तरुण प्लस। इसमें 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। तो एग्जाम में आपसे ये वाला प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? है कि आप भाई अपडेटेड है आदमी की नहीं है, वो तो जानना पड़ेगा ना। तो शिशु ऋण का मतलब यहाँ पे शिशु से नहीं है। शिशु ऋण का मतलब क्या हो गया? कि व्यवसाय को स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अभी बिजनेस क्या? बच्चा है, इसीलिए वर्ड यूज हुआ है। तरुण मतलब बिजनेस बड़ा हो चुका है। तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें? 1 और 2। 1 और 2 इसमें सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी पर एक समझौता मेमोरेंडम का घोषणा कर दिया है? तो साथियों वह देश है इजराइल। ये जो फूड सिक्योरिटी हुआ है, इसकी घोषणा नई दिल्ली से हुई है। घोषणा कहां से हुआ है? नई दिल्ली से। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है भाई, हम लोग इजराइल के साथ फूड सिक्योरिटी डील कर रहे हैं। इजराइल के साथ, भाई इजराइल तो छोटा सा देश है नहीं। अब कृषि ऋषि में उसका क्या महत्व है? तो आपको मैं बताऊं, भारत में कृषि के लिए हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 1200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। कितना होता है? औसत एवरेज रेनफॉल इंडिया का क्या है? 1200 सेंटीमीटर। और इजराइल एक ऐसा देश है जहां पे 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और उसके बाद जो है, इजराइल के पास फार्मिंग का, कृषि का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इजराइल के पास। इजराइल केवल हथियार नहीं बनाता है, अपने उपयोग की सारी चीजें बनाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो समुद्र के खारे जल को प्यूरिफाई करके आम जीवन में कैसे इस्तेमाल हो, उसके टेक्नोलॉजी तक वो बना चुका है इजराइल। और इजराइल देश कितना बड़ा है भाई? डॉट इतना बड़ा देश, इतना ही बड़ा है। जितना बड़ा आरा शहर है उतना बड़ा है इजराइल। सोचो, छोटा सा देश लेकिन काफी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग कि वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत पर कितने क्षेत्रीय बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नोटिफाइड द मर्जर ऑफ हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स अंडर द गवर्नमेंट जो कैंपेन इनिशिएटिव लिया है, वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक्स। तो सर मर्ज किया गया है 26 बैंक्स का। कितने को मर्ज किया गया है? 20। अब भी पूछेगा कि इंडिया में रीजनल रूरल बैंक कितने हैं? 28। रीजनल रूरल बैंक अभी इंडिया में कितना बच्चे? 28। आगे का विषय को ध्यान से सुनो। देखो, रीजनल रूरल बैंक जो होता है, इसकी शुरुआत हुई है गांधी जी के जयंती पे, 2 अक्टूबर 1995। 1975 पहली बार रीजनल रूरल बैंक कब स्थापित हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। फिर एक आरआरबी एक्ट पारित हुआ है
और ये पहली बार हुआ है जो बैंक पहले बन रहा है, एक्ट बाद में आ रहा है। ईयर वाज 1976। तो भारत में सरकार क्या कर रही थी कि लोकल स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में बैंक बनाया, और बैंकों की शाखाओं को, ब्रांच को बंद नहीं किया जा रहा है, जो ब्रांड नेम होता है ना वो मर्ज कर दिया जा रहा है। तो अभी जो है, अब भारत में कितना बैंक बच गया? केवल 28। कितने को मर्ज किया गया है? 26। एक उदाहरण के लिए ध्यान से सुनना इस बात को। आपने बिहार में, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार राज्य में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो आपको मैं पूरा इतिहास बता देता हूं। बिहार में पहले कितना था? 3। उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। तो मध्य बिहार को उत्तरी में मर्ज कर दिया गया था। कितना बच गया था? 2। मतलब नॉर्दर्न रीजनल रूरल बैंक्स, सदर्न रीजनल रूरल बैंक्स। लेकिन अब अप्रैल 2025 में जो दोनों बैंक था उसको भी मर्ज कर दिया गया है। तो अब बिहार में अगर पूछे रीजनल रूरल बैंक की संख्या कितना है? 1। इसको अच्छे से लिख लेना। बिहार में वर्तमान में रीजनल रूरल बैंक्स कितने हो गए हैं? 1। पहले कितना था? 2। तो ये बात आपको वहां पे मेंशन कर देना। दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। और रीजनल रूरल बैंक्स क्या है? नाम में ही लिखा हुआ है भाई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में एस्टैब्लिश होता है। कंसेप्ट ये सब, आप इकोनॉमिक्स हुआ है आपका? अच्छा ठीक है, नहीं हुआ है तो सर पढ़ाएंगे। आरआरबी के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। इसमें केंद्र सरकार का 50% का होता है ओनरशिप। हाँ, स्पॉन्सर्ड बैंक एक लीडिंग बैंक होता है। लीडिंग बैंक 35% का, और राज्य सरकारों का 15% का। वो सब आप पढ़ोगे आगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि टैग लाइन है, पूर्ण पोषण की शुरुआत शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ। 8 से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। ये कौन सा एडिशन था? जस्ट हमने बात किया था, कौन सा था? 7वां। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने इंडिया के बाहर अपना कैंपस कहां ओपन किया है? दुबई में। कहां पे किया है? दुबई। अबू धाबी भी आपके मन में आया होगा। अबू धाबी आपके मन में इसलिए आया होगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि IIT दिल्ली जो है वो इंडिया के बाहर अपना कैंपस ओपन कर चुकी है, और वो कौन सा शहर में किया है? दुबई में। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसी प्रकार से अगर पूछे कि IIT मद्रास इंडिया के बाहर अपना कैंपस कहां ओपन किया है, तो स्टूडेंट इसने जंजीबार में किया है, तंजानिया में। कहां किया इसने? जंजीबार। कहां पड़ता है भाई? तंजानिया में। तंजानिया में पड़ता है IIT मद्रास। और पूछे कहां ओपन कर रहा है, तो स्टूडेंट ये ओपन करेगा कैंडी में, श्रीलंका में। अभी रिसेंटली ये भी डील हुआ है। इंडिया के बाहर इसका एक और कैंपस बनेगा। ये तीनों चारों नाम आप भूलना मत, एग्जाम में खोज के पूछता है। IIT दिल्ली अबू धाबी में कैंपस ओपन कर रहा है, IIT मद्रास तंजानिया, जंजीबार तंजानिया में। और उसके बाद नेक्स्ट नाम क्या हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे? नेक्स्ट नाम क्या है? नेक्स्ट नाम है IIT मद्रास का, एक कैंडी श्रीलंका में, और दूसरा क्या हम लोग पढ़ रहे थे? जंजीबार में। पटना यूनिवर्सिटी और कहीं नहीं खोलता है। पटना यूनिवर्सिटी को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं। हाँ, पता है कि नहीं? अरे भाई नहीं पता लिख लेना, क्वेश्चन आएगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं? पटना विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, पूरब का बड़ा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी। आप लोग का वही है क्या? पटना विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा और ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। हाँ, हॉस्टल में सब होता है, बड़ा नेतागिरी टाइप का थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट है कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना फंड अलॉट किया है? कितना अलॉट किए हैं? 1600 करोड़। इसमें एक स्कीम है PM कृषि सिंचाई योजना, उसके अंडर ये चलता है। PM कृषि सिंचाई योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, तो इस योजना के अंडर ये काम करता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा लॉन्च जारी किया है? तो 1600 करोड़। आगे बढ़ेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कमी की है? भाई ये जब मैं आपको पढ़ाने वाला था अप्रैल का, तो मुझे 25 बताना था, लेकिन क्वेश्चन हम पूछे कुछ और, बताना कुछ और पड़ रहा है। अच्छी बात है कि हमने ऑप्शन सही सेट किया है।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, लगातार 2 बार 25 बेसिस पॉइंट का किया गया ना, कितने बार, 2 टाइम्स, 2 बार। और अभी हाल में कितना कर दिया गया है, अच्छा, तो पहले था ये 6.50%, ये रिड्यूस होकर कितना हुआ 6.25, फिर रिड्यूस होकर कितना हुआ 6%, और अब रिड्यूस होकर कितना हो गया है 5.50%। तो इंडिया में अभी रेपो रेट हम लोग का क्या है इसमें 5.50%। और रेपो रेट कम क्यों हुआ था, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में चर्चा किया है कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगभग 3.34% आ गया है, हाँ 43%, कितना आ गया है 3.43%। तो गवर्नमेंट को ऐसा प्रतीत हो रहा है आरबीआई को कि इंडिया के अंदर जो डिमांड है वो कम होगा, तो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में क्या करना है, बढ़ाना है। और उसके बावजूद भी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, एक होता है स्लैक सीजन, कौन सा सीजन बोलते हैं इसको, स्लैक सीजन। तो स्लैक सीजन में ऐसे भी डिमांड कम होता है, फ्रॉम जनवरी टू जून। तो इस समय क्या होता है इकोनॉमी में ना, थोड़ा इकोनॉमी में ज्यादा हाई डिमांड नहीं रहता, लो डिमांड रहता है। तो उस समय गवर्नमेंट थोड़ा, आरबीआई अपना रेट को और ज्यादा इसको आसान बना देती है, कन्वीनियंट बनाती है। भारत को राफेल मिलेगा, 26 राफेल मरीन जेट मिलेगा, इसके लिए 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का मेगा डील हुआ है। किसके साथ हुआ है, फ्रांस। ये जो राफेल है बच्चे, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, द सॉल्ट कंपनी, कौन सी है, द सॉल्ट। तो ये जो कंपनी है द सॉल्ट, ये कंपनी कहां की है, ऑब्वियसली फ्रांस की। ये जो राफेल है ये मरीन जेट होगा, कैसा जेट है ये, मरीन जेट। तो इसका प्रयोग करेगी इंडियन नेवी, इसका प्रयोग कौन करेगा, इंडियन नेवी। इससे पहले जो डील हुआ था उसका प्रयोग कौन करता है, इंडियन एयरफोर्स करती है, इसका प्रयोग कौन करेगा, इंडिया की नेवी। तो हम लोग कितना पैसा देने वाले हैं फ्रांस को, 63,000 करोड़ रुपया, बहुत ज्यादा देने वाले। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, एक विशाल संगोष्ठी था। तो पूछ रहा है ये होम्योपैथी संगोष्ठी कहां पर हुआ है, तो कहां पर हुआ है ये, गांधीनगर में। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को होता है, उसी अवसर पे कार्यक्रम के में मुख्य रूप से कौन शामिल हुई है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई थी। आगे प्रश्न होगा बच्चे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग मानकों पर विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी कार्य समूह का सदस्य किसको बनाया गया है। बहुत सारे कमिटी होता है ना यूनाइटेड नेशंस का, तो इस कमिटी में अभी हाल ही में किसको शामिल किया गया है, इंडिया को, भारत को इसमें शामिल किया गया। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहां पर किया है, भाई इसका उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया हुआ है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इसको साइंस मिनिस्टर को करना चाहिए, लेकिन कौन कर रहे हैं भाई, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। नेक्स्ट होगा कि भारत में महिला एवं पुरुष 2024 चयनित संकेतक एवं डेटा, उसके संदर्भ में कुछ आंकड़े दिए गए, इसको आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला है कि प्राथमिक स्तरों पर लैंगिक समानता, जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो 1.05 था, जो घटकर 1.03 हो गया है। लैंगिक समानता घटकर कितना हो गया है, इतना से 1.03, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पहले था 49.8% और अब ये बढ़कर हो गया है 60.1%, ये भी सही है। सभी बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है और उनके जमाओं में उनकी हिस्सेदारी कितना है, 39.7। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा ये वाला है, अभी भारत में जितने बैंक अकाउंट है उसमें महिलाओं का अकाउंट कितना है, 39.2%, और जितना बैंक में डिपॉजिट है उसमें महिलाओं के नाम से कितना है, 39.7%। इंडिविजुअल क्वेश्चन ऐसे में बनता है, भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा देने से मना कर दिया, किस देश को। तो ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो है भारत बांग्लादेश को दे रहा था 2020 से, कब से दे रहा था, 2020 से। ट्रांसशिपमेंट सुविधा का मतलब होता है कि भाई हमारे पास बंदरगाह नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं है, तो मेरे देश का जो सामान आएगा ना वो आप अपना बंदरगाह में उतार लेना, अपने ही पोर्ट में उतार लेना, या मेरे देश का जो सामान आएगा उसे अपना ही एयरपोर्ट में रख लीजिएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके अपने यहाँ ले आएंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी। तो इंडिया किसको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रहा था, बांग्लादेश निकला बदमाश,
जो थाली में खा रहा उसी में छेद कर रहा है। तो भारत तो बोला कि नहीं, तो भारत ने बहाना क्या बना दिया, तो बहुत भीड़ रहता है मेरा एयरपोर्ट में, तो तुम्हारा ट्रांसशिपमेंट वाला मामला अब हम नहीं संभालेंगे। तो इंडिया ने किसको बैन कर दिया, बांग्ला। एक आपको जरूरी जानकारी और रखना है इसमें, अभी हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को दो और चीजों पे बैन कर दिया है। एक है रेडीमेड गारमेंट्स पे और दूसरा है प्रोसेस्ड फूड पे। दोनों लिख लेना। इंडिया ने किस पे से बैन किया है, रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़ों पे, और प्रोसेस्ड फूड पे, इसको भी बैन कर दिया है। प्रोसेस्ड फूड, अभी हमने आपको बताया था ना कि जैसे एक कंपनी है इंडिया में, बहुत सारी कंपनी है, रेड टेप हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये जो जितना कंपनी आप पढ़ते हो, ये सब कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करा रहा है, बांग्लादेश में। ये लोग वही कपड़ा उपड़ा सिलवा के इंडिया में बस अपना लोगो लगा के बेच रहा है। तो अब ये सब ऐसा हो पाएगा नहीं। इंडिया ने रेडीमेड गारमेंट्स को बैन कर दिया है, और खाने पीने का कोई भी चीज अब वहां से इंडिया में प्रोसेस्ड होकर के नहीं आएगा, निर्मित होकर के नहीं आ सकता। नेक्स्ट है कि किस देश में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करने वाला है, कौन सा देश। तो साथियों, महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला फुटबॉल का, यूके करेगा 2035 में, और 2031 में कौन करेगा भाई, यूएसए। 2031 में कौन करेगा, यूएसए। तो फिर आपके मन में सवाल होगा 2027 में कौन करेगा, ब्राजील करेगा, क्योंकि अब आपको तीनों वेन्यू पता चल गया, कौन करेगा इसमें, ब्राजील। और आपको पता है कि ये तो पुरुषों का 2026 में होने वाला है ना। अब पुरुषों का 2026 में कहां पर होगा, इसको जरूर याद रखना, यूएसए में होगा, कनाडा में होगा, तीनों देश मिलकर करेंगे, और मैक्सिको में होगा। ये एग्जाम में अभी अगले ही साल तो होगा। ये है फीफा मेंस जो है पुरुषों का एक टूर्नामेंट। तो ये टूर्नामेंट 2026 में कहां होगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये लोग मिलके कराने वाले हैं। आगे है कि तो हो ना, क्या हो गया, और पिछला कहां हुआ था पुरुषों का, कतर में, याद है ना, 2020 में कहां हुआ था, कतर। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है, भारत और किस देश के बीच में विज्ञान तकनीक और अनुसंधान के लिए 2025 से 2027 तक एक डील हुआ है। इस सेक्टर में साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो कहां पे हुआ ये डील, इटली के साथ। नेक्स्ट है, अंकटाड 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अंकटाड का ये रिपोर्ट है। भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में 170 देशों में 36वें स्थान पर है। स्टेटमेंट क्या है, सही है। इंडिया जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस में 36 रैंक पे है, यूएसए फर्स्ट नंबर पे, स्वीडन सेकंड पे, नीदरलैंड थर्ड पे, ये भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है इंडिकेटर्स, वो कौन से सूचक हैं जिसके बेसिस पे इसको तैयार किया जाता है। तो ये भी जो सूचक लिखा हुआ इंडिकेटर्स, ये भी सही है। इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे इंडेक्स तैयार होता है, सूचक। तो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिकली क्या है उसको थोड़ा समझना। ये क्या लिखा हुआ है, रेडीनेस फॉर द फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। ये इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी की डिमांड आने वाली है उसमें कौन सा देश कितना आगे है, भविष्य में जो टेक्नोलॉजी का डिमांड होने वाला है। तो भारत कहां पे, 36 पे। हम लोग तैयार हैं किस नंबर पे, 36वें नंबर पे। और दुनिया में सबसे ज्यादा तैयार देश कौन है, यूएसए, अमेरिका। इसीलिए तो सुपर पावर बना हुआ है ना। कोई भी नया जो टेक्नोलॉजी आता है वो कहां पे आएगा, पहली बार, रैंक ही तो बता रहा है, अमेरिका जो है पहले नंबर पे है। छोटा सा देश है स्वीडन, लेकिन स्वीडन फिर भी किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर पे कौन है, नीदरलैंड। तो हमारा रैंक है 36। इसको आपको अच्छे से याद रखना। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 50। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसमें। और आप लोगों का टेस्ट कब है, संडे टेस्ट है आपका। करंट अफेयर्स कब है, सैटरडे को है। उसको भी कुछ अलग नाम दिया जाता है, तो इसको हो सकता है नॉर्थ ईस्ट बोला गया हो या ईस्ट बोला गया होगा। सिर्फ नॉर्थ हमने बोला था या ईस्ट बोला, ईस्ट बोला, इसी को बोल, मैं देखूंगा फिर। अभी आप लोगों का टेस्ट है ना, जनवरी से लेकर के कहां तक है, सॉरी फरवरी से मई तक। आपको मैं थोड़ा हिंट कर दूं, आप अपना जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी और एमसीक्यू, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू अच्छे से पढ़ना, ठीक है।
और ये क्वेश्चन जो सेट होता है, आपको बताया मैंने कि इसके लिए अलग एक टीम ही है, हम लोग को कुछ नहीं पता होता है। और भाई संस्था भी सोचता है भाई चीजें क्या। तो आप लोगों को बस मैं इतना थोड़ा बता दूंगा कि अच्छे से पढ़ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना लोगे। ठीक है, कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, जितना क्लास में दिया गया बस उतना ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, अच्छा करोगे। चलो इतना ही फिलहाल, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।